तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था अपने सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, जो हमारा पार्ट 1 था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट का ही वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक कंप्लीट किए थे उसे एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ा था। उसके बाद हम जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो था लैंग्वेज। हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। उसके बाद कंपाइलर क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ पे क्या है लैंग्वेज, और दूसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर आ गया ट्रांसलेटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और यूजर एंड प्रोग्रामर। अब यूजर कौन होते हैं, प्रोग्रामर क्या होते हैं, दोनों डिफरेंस क्या है, ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। और इंटरफेस क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंटरफेस क्या होता है, जो यूजर जिसके थ्रू कुछ काम करता है, जो प्रोग्रामर एक प्रोवाइड कराता है एक इंटरफेस यूजर को यूज करने के लिए। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, और लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट था वो है इनपुट आउटपुट। मीन्स ऑफ जो भी हमारा प्रोग्राम होता है वो एक तरह से इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। मतलब कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर ये सुविधा होनी चाहिए कि वो इनपुट ले सके और हमें आउटपुट में कुछ दे सके। तो ये टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, और ये हमारे क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी 2 से 3 लेक्चर और भी होने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप लोग उन्हें एक रेगुलर वे में देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले पढ़ने वाले हैं उसे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको एक तरह से क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो यहाँ पे ये प्रोग्राम बना हुआ है, ये सिंपल सा एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, क्या इसके बारे में आपको कुछ पता चल रहा है? मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। ठीक है, जो अभी एक बेसिक मतलब सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ से कुछ पहले से पढ़ा हुआ दिख रहा है कि हम लोगों ने पहले से इसे पढ़ा हुआ है? आप एक तरह से गौर करेंगे तो यहाँ पे बस 2 चीज देखेंगे आप, a = 12 और b = 12। यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे वैल्यू, ये चीज आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, या फिर यूं समझे, या फिर जैसे कि ये वैल्यू हो गई इसे 12 और 12। लेकिन जिसमें और भी इसमें जो कीवर्ड लिखे हुए हैं पहले से, इन सब के बारे में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इस प्रोग्राम में जितनी भी सारी चीजें ये यूज हो रही हैं, इनका मतलब क्या है रियल में, हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, क्या हम इनका यूज ना करें तब भी हमारा प्रोग्राम बन सकता है। तो यही सारी चीजें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और जितनी चीजें इस प्रोग्राम में यूज हो रही हैं, जितने कीवर्ड, जितना ये %d और यहाँ पे सेमी कॉलन, ये क्यों यूज हो रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, ये क्या होते हैं, क्यों यूज हो रहे हैं, यही सारी चीज हमारे आने वाले लेक्चर में हम लोग इन्हें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ही जब ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, इसके बाद ही अपने हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। अब बस आपको क्या करना है, पेन और अपनी रफ कॉपी लेके या फिर नोटबुक लेके बैठ जाना है और ध्यान से मेरी चीजें जो भी आपको समझाता हूँ उसे समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है तो इसे एक तरह से बोलते हैं हेडर फाइल। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। ठीक है, इन दोनों को अब यहाँ पे studio.h लिखा है, ponyo.h लिखा है, इसके पहले लेस देन और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, या फिर यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे समझ सकते हैं सिंबल का आप लोगों ने यूज किया ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, हैश बना हुआ है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूड। तो इनका सबका अपना एक मीनिंग है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पे लिखा है वर्ड मेन, जिसे बोलते हैं मेन फंक्शन। क्या बोलते हैं? मेन फंक्शन। जैसे एक घर का मेंबर होता है मेन आदमी जो पूरे घर को कंट्रोल करके रखता है, सेम ऐसे ही इस पूरे प्रोग्राम के अंदर यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई और लास्ट में यहाँ पे इसकी बॉडी क्या होगी, बंद हो गई। ये सब बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो इसके अंदर जितने भी मेंबर है सब इसके कंट्रोल में है, इस मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसे बोलते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a = 12, b = 12 और CLR या CR जिसे बोलते हैं क्लियर स्क्रीन, C = a+b। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले एक एक करके कि इनका मतलब क्या है, ये a क्यों रखा गया है, ये इंट क्या है, CLR या CR क्या है, और प्रिंटफ का मतलब क्या होता है, %d का मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बस एक तरह से यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा था कि जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारा एक प्रोग्राम में मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो मैं आपको बस एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप कोई नोटबुक लिखते हैं या फिर जब आपके माइंड में कुछ आया, क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको किसी ना किसी नोटबुक की आवश्यकता होती है, पेन और नोटबुक। कहीं ना कहीं भाई उसे सॉल्व करोगे ही, लेके हाथ पे या फिर पैड पे कुछ भी इधर उधर उसे सॉल्व करना होगा, कुछ ना कुछ हमें एक
चीज़ की ज़रूरत होगी जहाँ पे उसे सॉल्व कर सकें, या फिर आप कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही जिस तरह से हमें कोई अपनी थ्योरी लिखने के लिए, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर अदर थिंग आर्ट बनाने के लिए कोई ना कोई हमें नोटबुक या पेंटिंग बुक की नीड होती है, सेम वैसे ही जब भी हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ एडिटर की ज़रूरत होती है। अब जो यहाँ पे हम नोटबुक यूज कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्निकल फॉर्म में उसे बोल देते हैं एडिटर। क्या बोलते हैं? एडिटर। जिसके अंदर, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम सी का कोड लिखेंगे। तो जिस तरह से हमें यहाँ पे पेंटिंग बनाने के लिए एक पेंटिंग बुक की आवश्यकता होती थी, है ना, जिस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई नोटबुक या फिर थ्योरी कॉन्सेप्ट लिखने के लिए हमें नोटबुक की आवश्यकता होती है, सेम वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या फिर प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की हमें नीड होती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? एडिटर भी बोल देते हैं। ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको बोल दिया प्रेजेंटेशन बनानी है, क्या बनाना है भाई? आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन बनाओ। अब लैपटॉप में ऐसे तो कहीं बना नहीं दोगे, है ना, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्या है होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन आपको बनाने के लिए मैंने बोल दिया, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसे बोल देते हैं पावर पॉइंट। सिंपल है। और दूसरा यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई आपको डॉक बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है। डॉक्यूमेंट के लिए आपको लोग क्या यूज करते हैं? एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया? एमएस ऑफिस यूज कर लिया। अब टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल पे कुछ लिखना है आपको, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या यूज कर लिया? टेक्स्ट फाइल आपको जनरेट करना, तो नोटपैड सॉफ्टवेयर यूज कर लिया। सिंपल है। फिर यहाँ पे आ गया सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज के लिए आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल आपके एडिटर है, आप किसी में भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 3 यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि इसके लिए आपको क्या यूज करना है? VS कोड का यूज करना है। ये तो आप VS कोड का यूज कर सकते हो, एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि फ्री अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। दूसरा हो गया टर्बो C++। इस सॉफ्टवेयर का भी आप यूज कर सकते हो अपने सी का कोड करने के लिए। और तीसरा आ जाता है हमारा कोड ब्लॉक, इसका भी आप यूज कर सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन एडिटर का भी आप यूज कर सकते हो। तो इनमें से आपकी चॉइस है, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो अपने सी का प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, हम कोड ब्लॉक का यूज करेंगे। किस तरह से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, किस तरह से आप सिस्टम पे यूज करोगे, मैं सारी चीजें आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। ठीक है। बस अभी आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट समझना है। जब हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ये चीज आपको पता चला। जिस तरह से अदर चीजें जो भी हमें जो भी हम नोटबुक लिखने के लिए, हमें नोट्स बनाने के लिए हमें नोटबुक की नीड होती है, सेम ऐसे सी का प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जिससे हम एडिटर बोल देते हैं। ठीक है। और हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, चाहे VS कोड का यूज कर लो, टर्बो C++ का यूज कर लो, या फिर कोड ब्लॉक का यूज कर लो, या फिर ऑनलाइन एडिटर का यूज कर लो। सिंपल है। तो ये सारी चीजें इसके क्या है? सॉफ्टवेयर के नाम है। ये था एकदम सिंपल सा कि कौन से सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं सी का कोड लिखने के लिए। ठीक है। अब जब भी आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे, तो 2 चीजें सामने निकल के आती हैं। पहला होता है कंपाइलर, और दूसरा क्या होता है? उसकी लाइब्रेरी। ठीक है। तो कंपाइलर के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कंपाइलर क्या होता है। एक तरह से ट्रांसलेटर होता है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो लास्ट लेक्चर उसे जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपाइलर क्या होता है, और यहाँ पर जो सेकेंड जो हमारा सेकेंड है वो होता है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी जैसे ही मैंने आपको बोला, तो आपके माइंड पे तुरंत क्लिक कर गया होगा कि जो कॉलेज में लाइब्रेरी थी वही लाइब्रेरी तो नहीं। हाँ, कुछ वैसे ही लाइब्रेरी है यहाँ पे भी। वहाँ पे हमारे क्या होता है? बुक्स का कलेक्शन होता है पूरा मल्टीपल टाइप की बुक, अपने एक अलग अलग सेक्शन होता है वहाँ पे, कि इस सेक्शन पे इससे रिलेटेड बुक है, दूसरे सेक्शन पे इससे रिलेटेड बुक है, कुछ इस तरह से पूरे हमारे कलेक्शन ऑफ बुक्स, इट्स कॉल्ड लाइब्रेरी। कुछ इस तरह से होता है, हम उसे लाइब्रेरी बोल देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि लाइब्रेरी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़े, वही चीज यहाँ पे बताया गया। बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइब्रेरी एंड व्हाई वी नीड, इसकी आवश्यकता क्या है। तो कंपाइलर के बारे में हम लोगों को डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं लाइब्रेरी के बारे में कि लाइब्रेरी रियल में होती क्या है। धीरे धीरे यहाँ से हमारा क्या है? इंक्रीज होता चलेगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी की अगर बात करें तो सिंपल से यहाँ पे अभी आप लोगों ने एक सी का कोड देखा था, और उससे भी सिंपल यहाँ पे कोड लिखा है। यहाँ पे एक प्रिंटफ मेथड का यूज किया गया है, फिर फंक्शन का, जो इसका काम क्या है? इस हेलो को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना। इसका मतलब क्या है कि प्रिंटफ के अंदर जो भी डबल कोट्स में लिख दोगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज आप लिख दोगे एज इट इज वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रिंटफ है, किस तरह से कंपाइलर इसे समझ रहा है और कैसे इसे प्रिंट कर दे रहा है। अब हमने तो भाई बताया नहीं कंपाइलर को भाई प्रिंटफ का मतलब ये है। जिन्होंने सी को डेवलप किया, जिन्होंने प्रोग्राम को डेवलप किया, उन्होंने पहले से ही इनका कलेक्शन किसी दूसरे फाइल पे स्टोर कर दिया, और उस फाइल के बारे में कंपाइलर को पहले से ही पता है। मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन है ये चीज। समझ पा रहे हैं ना आपको?
तो प्रिंटफ के बारे में जो कुछ भी है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एक इस वाली फाइल के अंदर लिखा हुआ है studio.h। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। समझ पा रहे हो ना। और यहाँ पे एक चीज़ और यूज होता है कंट्रोल इनपुट आउटपुट, तो उसके बारे में भी आगे हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रिंटफ के बारे में या फिर अदर थिंग जो भी ऐसी चीज़ें जो कि प्री डिफाइन है, तो पहले से कहीं ना कहीं किसी फाइल पे स्टोर कर दिया गया है। मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी बनी हुई है, पहले से उसके अंदर सब कुछ स्टोर कर दिया गया है। जैसे ही कंपाइलर उसे यूज करता है तो कंपाइलर को हमें बताने की कोई नीड नहीं होती, पहले ही कंपाइलर उसे क्या करता है, समझ लेता है और उसे एग्जीक्यूट कर देता है या फिर कंपाइल कर देता है। सिंपल है। तो यहाँ पे प्रिंटफ के बारे में ये जो भी इसका मतलब है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, studio.h के बारे में लिखा हुआ है। मतलब प्री डिफाइंड चीजें इसके अंदर, इस फाइल के अंदर लिखी हुई है। अब यहाँ पे studio.h क्या होता है, ये भी माइंड में क्वेश्चन आएगा आपके, आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को मैं कॉलेज की लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉलेज की पूरी लाइब्रेरी है। इसमें एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें मैथ से रिलेटेड बुक रखी हुई है। ये क्या हमारी बुक, इसमें क्या है, मैथ से रिलेटेड ही बुक रखी हुई है इस सेक्शन में। दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा सेक्शन होगा या फिर हिंदी से रिलेटेड या फिर अदर थिंग जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड बुक होंगी इस सेक्शन पे रखी होंगी। ठीक है, यहाँ पे अभी नाम कुछ यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पे भी दूसरा है। तो यहाँ पे जो भी है अलग अलग यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं इस कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर। पहला सेक्शन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप की बुक रखी हुई है इनसे रिलेटेड। समझ पा रहे हैं ना। मैं लाइब्रेरी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लाइब्रेरी रियल में इसके प्रोग्राम के अंदर होती क्या है। तो यहाँ पे पहले मैथ से रिलेटेड बुक हो गई, यहाँ पे किसी दूसरे से रिलेटेड, यहाँ पे तीसरे से रिलेटेड बुक रखी हुई है। और ये पूरा एक सेक्शन यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। और यहाँ पे आप देखें ये पूरी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पे पूरी कॉलेज की लाइब्रेरी है, मैथ से रिलेटेड बुक हो गए, यहाँ पे दूसरे हिंदी से मान लो हो गए, यहाँ पे क्या कंप्यूटर से रिलेटेड बुक हो गई। तो जिस तरह से यहाँ पे ये रखी गई है, सेम वैसे ही यहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे math.h, studio.h, ponyo.h, इसके अंदर अलग अलग टाइप की रिलेटेड फाइल रखी हुई है पहले से ही। और इन सब का कलेक्शन, जितने भी हमारे हेडर फाइल हैं इन सब का कलेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है, लाइब्रेरी कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइब्रेरी कहलाता है। मान लो यहाँ पे क्या math.h हो गया, studio.h हो गया, ponyo.h हो गया। यहाँ पे अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखें studio.h, अब इसके बाद मान लो आ गया ponyo.h, math.h। तो इस तरह जितने भी हमारे हेडर फाइल है, इन हेडर फाइल का कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स इट्स कॉल्ड लाइब्रेरी। ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी लाइब्रेरी रियल में है क्या। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइब्रेरी क्या है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स इट्स कॉल्ड लाइब्रेरी। किस तरह से समझाना है आप लोग वहाँ पे समझा सकते हैं। अगर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एग्जाम में कुछ लिखने के लिए आता है तो बहुत ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और कुछ इस फॉर्म में फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं। सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से। और यहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरी समझ लिया कि लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल्स। मतलब मल्टीपल टाइप की फाइल जो .h से देखो रिलेटेड है। .h इसे बोलते हैं एक्सटेंशन। .h का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन से आप लोग रिलेट कर पाएंगे या फिर आगे बताने वाला हूँ यहाँ पे। ये व्हाट इज .h और व्हाट इज हैश। अब यहाँ पे हैश ही क्या है, ये मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम ही लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सिंपल आपको प्रोग्राम यहाँ पे सी का लिखना है, ऐसे लिखा जाता है INCLUDE, इंक्लूड studio.h। फिर हमने क्या लिखा, हैश इंक्लूड ponyo.h। ठीक है, ये होती है हेडर फाइल। अब मैं यहाँ पे हेडर फाइल क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग देखते होंगे जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे सबसे टॉप पे मेरे क्या है, हेड। कुछ इस तरह से समझ सकते हो। वैसे सीधे प्रोग्राम के अंदर भी क्या होता है, हेड, उसे बोल देते हैं हेडर फाइल। सिंपल है, कुछ इस तरह से भी रिलेट करके समझ सकते हो। तो जो टॉप पे है वो हमारा हेडर फाइल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज .h और व्हाट इज हैश। क्या हम हैश की जगह पे क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं, क्या हम हैश की जगह पे क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं। ये मैंने क्या, मेरा मन नहीं कर रहा भाई इसे लिखने का, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दूँ। नहीं सर यहाँ पे ये मन नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर दो, परसेंटेज का साइन यूज कर दो। क्या ये ऐसा संभव है, नहीं ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पहले से डिफाइन हो चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैश का ही यूज करेंगे। पहले से क्या हो चुका है, डिफाइन हो चुका है, तो इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसे बोल देते हैं हम प्री प्रोसेसर। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर।
आपकी वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैश क्या है, प्री प्रोसेसर, जो कि पहले से प्रोसेस होगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। और यहाँ पे क्या मतलब है, इंक्लूड, और यहाँ पे क्या लेस देन और ग्रेटर देन के यहाँ पे साइन, और यहाँ पे डॉट एच। डॉट एच को मैंने बताया क्या होता है, एक्सटेंशन। क्या होता है, अब एक्सटेंशन कैसे सर, आप लोगों ने म्यूजिक सुना होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट MP3। क्या होता है, डॉट MP3। अब किसी भी म्यूजिक फाइल की कैसे पहचान करते हो, जब उसके आगे लिखा होता है डॉट MP3। अब किसी इमेज की कैसे पहचान करोगे, डॉट JPG, JPG, या फिर डॉट JPEG, या फिर डॉट PNG। कुछ इस तरह से पहचान करोगे ना, तभी तो इमेज है। डायरेक्ट या फिर हम इमेज हमें खोल के दे दी जाए, मतलब ओपन करके कि भाई ये इमेज है, ये फिर डायरेक्ट उसका नाम दे देंगे तो उससे पहचान लेंगे भाई PNG फाइल है, ये JPG फाइल है, JPG फाइल है। वीडियो का हो गया डॉट MP4, ठीक है ना, MP4। तो ये सारे क्या हमारे एक्सटेंशन है। सेम ऐसे जिस तरह से किसी फाइल के एक्सटेंशन है XYZ डॉट MP4, सेम वैसे ही ये भी एक तरह से क्या है, फाइल है। क्या है, फाइल है। इसका भी अपना क्या है, एक्सटेंशन है डॉट एच। तो ये कौन सी फाइल है, हेडर फाइल है हमारी, ये दोनों के दोनों। इसके अंतर्गत जितनी भी हमारी चीज़ें प्रोग्राम में यूज हो रही हैं जो कि प्री डिफाइन है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टोर रहती हैं। उन्हें कंपाइलर इजिली समझ लेता है, और कंपाइलर को हमें बताने की कोई नीड नहीं होती जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। नहीं तो हर एक चीज़ के बारे में हमें कंप्यूटर को कंपाइलर को बताना होगा। मतलब कुछ भी काम जो भी हम कर रहे हैं, जैसे वेरिएबल ले रहे हैं, उसे भी हमें कंपाइलर को बताना होगा कि हमने एक नया वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है। और जो चीज़ें पहले से डिफाइन हो चुकी हैं उसे कंपाइलर को बताने की कोई नीड नहीं है। कहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इन दोनों फाइल पे रखी हुई है। सिंपल है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इसे बोलते हैं हैश प्री प्रोसेसर, और ये क्या है, हमारी हेडर फाइल है, जो कि सबसे ऊपर टॉप में प्रोग्राम के यूज होने वाली हैं आपके आने वाले प्रोग्राम। तो इन सब दोनों के बारे में पता चल गया। डॉट एच क्या होता है हमारे, ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, और ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर, ठीक है ना। अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम के बाद हमें क्या देखा हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले जैसा हम प्रोग्राम यहाँ पे देखे, ये प्रोग्राम, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल लिखा, हेडर फाइल के तुरंत बाद यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा आया, और इसके बाद यहाँ पे देखो A=12 लिखा है और B=12 लिखा है, और इससे पहले कुछ यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, और इसके बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, और हम लोग कहाँ तक पहुँचे, ये नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, बीइंग एबल टू वेरी, मतलब कुछ ना कुछ एबल हो वेरी करने के लिए, सिंपल सा। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये। अब यहाँ पे इसका मतलब ऐसे नॉर्मल अगर लैंग्वेज से समझे तो मीन्स ऐसा कुछ जो चेंज हो सके, मतलब जिसे बदला जा सके। जैसे क्या होता है, अब आप लोग एग्जाम्पल देंगे क्या बदला जा सकता है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ईमेल और पासवर्ड। अब ईमेल तो आपका हमेशा सेम ही रहता है, कोई भी ईमेल हो तो इसकी ईमेल आईडी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, हमेशा वही रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पे ईमेल आईडी का पासवर्ड। क्या चेंज होगा, ईमेल आईडी का पासवर्ड। तो ये हमारे क्या हो सकता है, चेंज। जब भी हमारा मन किया कि हमें पासवर्ड चेंज करना है, हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया। लेकिन जो हमारा ईमेल आईडी है वो HT स्वैच्छिक वैसी है। तो जो चीज़ चेंज हो सके प्रोग्राम के अंदर, जिसे बदला जा सके, या फिर जिसकी वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकें, वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। इसकी अदर डेफिनेशन भी देखेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल अगर समझे, तो y=2x है मान लो। अब यहाँ पे कैसे चेंज होगा, तो हम y की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब हमें x की वैल्यू पता हो। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो मान लो x की वैल्यू हमने क्या कर दिया, x=3 ले ली। तो यहाँ पे हम क्या कर दिया, 2 × 3, x की वैल्यू यहाँ पे रखे, और यहाँ पे क्या हो गया, y की वैल्यू 6। अब यहाँ पे हमारा मन कर गया, नहीं भाई हमें x की वैल्यू नहीं लेनी है 3, हमें क्या लेना है, 4 लेना है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पे 4 कर दिया। तो 2 × 4 अगर यहाँ पे इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है y की वैल्यू। x की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मतलब इस तरह से अगर जब भी बदलाव आएगा तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, मीन्स ऐसा कुछ जो चेंज हो सकता है, वो हमारे क्या है, वेरिएबल, ठीक है ना। और यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैंने वेरिएबल का मतलब समझ लिया, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सके।
और कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो चेंज ना हो सके। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जस्ट इसका अपोजिट, क्या है, जस्ट इसका अपोजिट मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट चेंज। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट हमारा क्या है, चेंज नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। छोटे छोटे पॉइंट है, आपके वाइवा में पूछ ले जाते हैं, और आपको पता है कि हम बेसिक अभी पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, और यहाँ पे वेरिएबल के बारे में अगर बात करें, तो आप लोगों ने कंटेनर का नाम सुना होगा। कंटेनर मतलब कि जो यहाँ पे गाड़ी चलती है कंटेनर, उसके अंदर कुछ ना कुछ हम स्टोर करके रख देते हैं। अगर नॉर्मल लाइफ में समझें घर पे, तो आप लोगों ने किचन देखा होगा, बहुत ही माना जाना एग्जाम्पल है किचन का। मोस्टली सब लोग हर जगह यूज हो रहा है किचन का एग्जाम्पल। तो किचन के अंदर आप लोग देखे होंगे अलग अलग ये चीज़ें जो हमारी स्टोर करने के लिए अलग डिब्बे रहते हैं हमारे पास। तो एक तरह से जो डिब्बा है वो हमारा प्रोग्रामिंग के टर्म क्या है, वेरिएबल है। तो जिस तरह डिब्बे के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर रहता है, सेम वैसे ही प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल होता है एक डिब्बा की तरह, और इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हर एक डिब्बे का अपना एक टाइप होता है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, इसके अंदर मक्खन रखा हुआ है, इसका टाइप कुछ अलग है, सेब भी कुछ अलग है ना। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे बाल्टी टाइप का कुछ गमला टाइप का रखा हुआ है, या फिर ऐसे देखें कि बादाम ऊपर से गिर रहे हैं इसमें, तो इसका शेप कुछ अलग है, इसके लिए कुछ अलग चीज़ यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे रोटी रखने के लिए कुछ अलग बना हुआ है, ब्रेड रखने के लिए कुछ अलग चीज़ बना हुआ है, इसके अंदर केवल ही रोटी रख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, केतली, चाय की केतली, कुछ इसमें चाय ही रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें दूध रख के रख देंगे, या फिर ऑयल रख देंगे, या फिर आटा रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनसे रिलेटेड उस जो भी हमारे यहाँ पे डाटा है, जो भी यहाँ पे थिंग्स है, जो भी हमारी चीज़ें हैं किचन के अंदर, उससे रिलेटेड ही उसका डिब्बा भी है, उसका कंटेनर भी है। सेम ऐसे ही हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर ही होता है, जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो वैल्यू के जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे, उसका अलग अलग डेटा का अलग अलग टाइप होता है। जिस तरह से यहाँ पे सबके टाइप के अकॉर्डिंग उसका डिब्बा है, वैसे यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर उसका क्या डेटा टाइप होगा। तो किस तरह से होगा, सबसे पहले यहाँ पे इन सारी चीज़ों को बेसिक समझते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, इनसाइड इनके अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं वो यहाँ पे आपको डिब्बे से पता चल रहा है। और वैसे ही जिस तरह से यहाँ पे इसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे बादाम रखे जा रहे हैं, यहाँ पे रोटी रखी जा रही है, यहाँ पे क्या चाय रखी जा रही है, सेम ऐसे यहाँ पे इस टर्म में देखिए प्रोग्राम के टर्म में, तो वेरिएबल है जस्ट लाइक ए कंटेनर। यहाँ पे क्या है, देखो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रही है, वैल्यू स्टोर हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ए हमारा क्या है, वेरिएबल है, बी क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे सी क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पर जिस तरह से इस पर कुछ ना कुछ ये चीज़ें स्टोर हो रही है, वैसे प्रोग्रामिंग के टर्म में देखें हम तो वहाँ पे इन सारे इसे ही अगर रिलेट करके देखोगे तो उसे बोल देते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल मैंने आपको बताया क्या, जो चेंज हो सके। और वेरिएबल हमारा क्या होता है, कंटेनर की तरह होता है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सिंपल है ना, समझ गए आप लोग। बस यही चीज़ है वेरिएबल, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं, वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। और यहाँ पे जो इक्वल टू लगा हुआ है, ये क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है जिसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हम जब ऑपरेटर के टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे सर ये वेरिएबल का नाम क्या होता है, ये मतलब ये नाम कैसे दे दिया हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे 4 क्यों नहीं रख दिया, डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ये क्या है, डिपेंड्स इज अ कंटेनर टाइप, डिपेंड करेगा कि मतलब कि इसके टाइप पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि अब तुम यहाँ पे ये केतली है, इसमें बोल दिया नहीं भाई तुम सिलेंडर ले लो, ये गैस इसमें केतली लेके जाओ और इसमें क्या करो, गैस भर के आ जाओ। जो भी आपकी एलपीजी गैस है, क्या करो, अब इसके हटाओ, इसके जगह में केतली लेके जाओ, और वहाँ पे क्या करना है आपको, एक गैस लेके आ जाओ। तो जो भी गैस देने वाला होगा पहले तो हंसेगा आपके ऊपर, और फिर बहुत ही मध्यम आवाज में बोलेगा कि मतलब कि कौन सी स्कूल से पढ़े हो भैया, कुछ इस तरह से कुछ बोलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करता है, टाइप मैटर करता है, डेटा का टाइप मैटर करता है। कि वही चीज़ यहाँ पे बताएगा, डिपेंड्स इज अ कंटेनर टाइप, जो हमारा कंटेनर का टाइप है वो डिपेंड करेगा। मतलब कि क्या है, मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे यहाँ पे डाटा है, किस टाइप का डाटा है, उस तरह से यहाँ पे टाइप हमें बताना पड़ेगा किस टाइप का डाटा है, वरना कंपाइलर उसे समझ नहीं पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे टाइप डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस तरह के इसमें डाटा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका कंटेनर, उसी के अकॉर्डिंग उसका डिब्बा होगा। समझ पा रहे हो ना। तो जिस तरह से यहाँ पे केतली है, यहाँ पे चाय है, तो चाय वाली है, इसमें कभी सिलेंडर या गैस नहीं इसमें रख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कभी कपड़े लेने नहीं जाओगे, हमेशा कैरी बैग लेके जाओगे, उसके अंदर कपड़े रखोगे। कैसे, ऐसा नहीं कि सिलेंडर लेके गए और यहाँ पे गए मॉल पे और वहाँ पे इसमें कपड़े लेने इसमें रखने चले गए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। समझ पा रहे हो ना आपको, किस तरह से मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, किस तरह समझाना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे कंटेनर का टाइप मैटर करता है, किस तरह से मैटर करता है, किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कि मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोगों ने डाटा स्टोर कर लिया, किस तरह डाटा स्टोर किया, मैंने लिया ए इक्वल टू 12 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, ए इक्वल टू 12। अब मैंने यहाँ पे अभी आपको जस्ट अभी इससे पहले बताया कि क्या है, ये क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। सिंपल है ना। अब यहाँ पे ये ए नाम कैसे पढ़ा,
अब यहाँ पे एक देखो मेमोरी का, मैंने आपको बताया कि मेमोरी आप लोगों को पता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं। सबके मोबाइल में, सबके एंड्रॉइड में मेमोरी होगी। अब यहाँ पे क्या है, मेमोरी का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हालांकि ये मेमोरी कुछ इस तरह से नहीं रखी जाती, बस आपको समझाने के लिए रखा हूँ। बस यहाँ पे मेमोरी कुछ इस तरह से बनी रहती है, इस वे पे रहती है यहाँ पे। लेकिन मैंने मेमोरी कुछ इस वे में समझाया। तो मेमोरी के देखो अलग अलग यहाँ पे खाने, मतलब पार्ट्स डिवाइड है, ये देख सकते हो। और इन सब पार्ट्स का अपना एक एड्रेस है। जैसे कि इसका ये 1000 हो गया, 1001 हो गया, 1002 हो गया, कुछ इस तरह से इनका क्या है, अपना एक एड्रेस है। अब मुझे यहाँ पे डाटा स्टोर करना है, क्या करना है, a=12, मतलब ये वाली वैल्यू मुझे स्टोर करनी है। तो मैंने सोचा इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 12 स्टोर कर दिया। और इसका भी अपना एक एड्रेस होगा बाय डिफॉल्ट। भाई जहाँ पे भी ये स्टोर रहेगा वैसे तो एड्रेस होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका क्या है, एड्रेस। यहाँ पे सिंपल है ये। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 स्टोर था। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दूसरे फिगर में यहाँ पे देखें 30 स्टोर है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, a मान लो 30 था, उसे हमने क्या कर दिया, 30 को यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब हम समझने वाले हैं a क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 30 स्टोर कर दिया और इसका क्या है, अपना एक एड्रेस है। ये हमारा क्या है, एड्रेस है। और यहाँ पे 30 क्या हमारी वैल्यू होगी। तो एक खाली ऐसे वैल्यू नहीं हो सकती। मान लो कि अभी तो हम इसे स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे 30 है इसे यूज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। तो किस तरह से यूज होगा, तो इसलिए इसका नाम तो होना ही चाहिए भाई। एड्रेस तो है हमारे पास, लेकिन इसका नाम नहीं पता। अब नाम के यहाँ पे क्या जरूरी है, जैसे कि हम सबका अपना एक नाम है, एक बुलाने के लिए। जैसे कि किसी को बुलाना है राम, श्याम, मोहन, उनका सबका एड्रेस तो होता है, लेकिन उसका नाम भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लो कि उनके गांव पे गए, फिर शहर पे गए, अब उनका नाम नहीं पता है। हमें पता है कि इस गली पे, इस कॉलोनी के अंदर, इस मकान नंबर के अंदर ये रहता है, और उसका नाम नहीं पता है। बस हम बोल रहे हैं कि इस गली के अंदर, इस मकान के अंदर जाओ, और किसे बुलाना है, और हमें याद ही नहीं आ रहा किसे बुलाना है। समझ पा रहे हो ना। तो उसका नाम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सेम ऐसे ही हमारा जब भी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करोगे, तो ये किसी न किसी एड्रेस के अंदर स्टोर होगा, सिंपल सी बात है। और वो डाटा रहेगा, लेकिन इसका एक नाम भी जरूरी है। अब मान लो कि ऐसा कुछ एक नॉर्मल एग्जांपल में देखें, तो इलाहाबाद कुंभ लगता है बहुत बड़ा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। वहां पे गए, मम्मी पापा बेटा, छोटा सा यहाँ पे इनका क्या है, एक लड़का। कुंभ बहुत बड़ा लगता है, आपको पता ही है। जैसे कि तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हजारों की संख्या में लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वहाँ पे क्या गया, ये लड़का हमारा क्या, ये जो लड़का छोटा सा बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या गया, खो गया, गलती से खो गया। गलती से इसका हाथ छूट गया और क्या, भीड़ में गुम हो गया। अब भीड़ में गुम हो गया, तो अभी तक इस बच्चों को क्या बोलते थे, छोटू, मोनू, राम, श्याम, मोहन, कुछ इस तरह से छोटू, मोनू इस तरह से बोलते थे। उसका कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं था। प्यार से जो भी नाम रख देते हैं घर पे, वही बोल के इसे बुलाते, इसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं था। अब यहाँ पे जो एक कैंप बना होता है, जहाँ पे ये बच्चे कोई खो जाता है, तो वहाँ पे सब उन्हें ले आया जाता है, और हम माइक से बोल दिया जाता है कि ये बच्चा यहाँ पे है, या फिर ये लोग यहाँ पे हैं, आप लोग इनसे जरूर मिल जाइए। तो ऐसे कुछ वहाँ पे बोल दिया जाता है माइक से। अब यहाँ पे इनका तो नाम कुछ पता ही नहीं है, बच्चे यहाँ पे पहुँच ले तो आए, लेकिन इस बच्चे का कुछ नाम नहीं पता। या फिर इन्हें, मम्मी पापा को इन्हें रिपोर्ट लिखानी है अपने बच्चे की कि हमारा बच्चा खो गया, फिर भी उसको कुछ नाम है ही नहीं क्लियर, तो दिक्कत होती है ना खोजने में। तो सेम वैसे ही यहाँ पे जिस तरह का वैल्यू हमने स्टोर तो कर लिया, अगर इसका नाम नहीं पता है, हमें नाम नहीं रखे हैं, तो हमें उसे एक्सेस करने पे, यूज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसका एक नाम दे दिया जाता है। वो नाम ही हमारा वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है, और वो नाम ही हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। और इस वेरिएबल को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, नाम दे दिया ए। इस वेरिएबल को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर। द नेम ऑफ द वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड इज आइडेंटिफायर, मतलब इसकी पहचान। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। तरीका थोड़ा समझने का अलग है। समझ पा रहे हो ना। तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि कुछ इस तरह से एग्जांपल, कि जो भी यहाँ पे डाटा हम लोगों ने स्टोर किया और उसका कुछ नाम देंगे, उसका एड्रेस तो हमारे पहले से ही है। हर एक इसमें जो पार्ट्स है इनका अपना एक एड्रेस है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे इसका एक नाम देना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं, और इस नाम को हम वेरिएबल बोल देते हैं, और वेरिएबल को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। सिंपल है ना। तो आप लोगों ने समझा कि वेरिएबल क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या होता है, हेडर फाइल क्या होती है, इन सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। और ये एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा है, इसे याद कर लेना। और यहाँ पे अब हम देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें निकल के आ चुकी हैं। सबसे पहले हमारे क्या है, ए, जिसे हम बोल देते हैं वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर। दूसरा क्या होगा, डाटा हो गया। और तीसरा क्या होगा, एड्रेस हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो हमारा लिखा है A = 30,
ये कुछ इस तरह से मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। कुछ यहाँ पे 30 हमारा क्या हो गया, ये डाटा हो गया, और ए हमारा क्या हो गया, ये आइडेंटिफायर हो गया, और इनका कुछ अपना एक एड्रेस होगा जहाँ पे ये स्टोर है मेमोरी के अंदर, वो क्या होगा, ये होगा। सिंपल है। तो 3 चीज़ें हमारी निकल के आ गई जो यहाँ पे हम प्रोग्राम पे अपने लिखे थे। कहाँ पे लिखे थे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था वाला प्रोग्राम, ये a = 12, b = 12। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों, इनकी कहानी कितनी बड़ी है, किस तरह से मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। कुछ इस तरह से स्टोर होता है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ डाटा है, यहाँ पे 12, और इसका कुछ अपने क्या है, एड्रेस है। समझ पा रहे हैं ना। तो कुछ इस तरह से मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, कुछ ये छोटा सा पॉइंट, और बस हम इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और 3 चीज़ें हमारे निकल के आई, आइडेंटिफायर और डाटा और एड्रेस। अब हमारा जो डाटा होता है वो कुछ भी हो सकता है। डाटा मतलब कुछ भी, जो चीज़ हमें दिख रहा है वो सब कुछ डाटा है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, जब भी डेटा का हमें मतलब पता चल जाए, बहुत ही अच्छा लॉजिक बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 15/08/2000, ये क्या है, डेट है एक। लेकिन इसके बारे में जैसे ही हमें पता चला कि ये क्या है, ये तो इंडिपेंडेंस डे, ये क्या है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है भाई ये। तो इसके बारे में हमें पता चल गया, तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस, इस दिन हम कुछ खुशी मनाते हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये हमें क्या मिल गई, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अभी तक क्या था हमारे लिए, डाटा था। जैसे इसके बारे में, इस डे के बारे में पता चला हमें, तब क्या हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में कुछ इस तरह से आप लोग डिफरेंस लिख सकते हैं। सिंपल है ना। देखो यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे एड्रेस का महत्व क्या है, उसके नाम का महत्व क्या है। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया, तो यहाँ पे महत्व को समझना है। जैसे कि आपको मैं कैसे एग्जांपल दूं, हाँ, किचन का मैंने एग्जांपल लिया था। किचन पे मान लो कि ये कुछ स्लैब बनी हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं अलग अलग चीज़ के। 3 डिब्बे बने, 3 डिब्बे बना देता हूँ, ठीक है ना। ये स्लैब बनी हुई है, और नीचे आपको कुछ है खाना बनाने के ऊपर अलग अलग मसाले के डिब्बे बने हुए हैं, और इनका सबका एक नाम रखा हुआ है। सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि भाई जो पहली रो पे यहाँ पे है, जो पहली वाली अलमारी है, उसमें जो तीसरा डिब्बा है उसे लेके आ जाओ, उस डिब्बे में कुछ है ऐसा कुछ, मुझे मसाला सब्जी में यूज करना है। सिंपल सा। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया, उसका एड्रेस बताया कि जो पहले रो पे है, या तो पहले वाले अलमारी पे है, उसमें जो तीसरा है डिब्बा, उसे लेके आ जाओ। उसका डिब्बे का नाम नहीं था यहाँ पे, उसके अंदर पहचान के लिए यहाँ पे चिट लगा दी जाती है कि भाई इस चीज़ का डिब्बा है, इस चीज़ का डिब्बा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखेंगे कि इसका एड्रेस बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे पास। तीसरा रो हम तो गए पहले रो पे, और यहाँ पे जो हमारा तीसरा डिब्बा था उसे लेके आ गए। तो उस डिब्बे को हम किस तरह से डिफाइन करें, जिस तरह से उस तरह से जैसे डिब्बे को डिफाइन करते हैं, ये हमारे क्या, जिसका डिब्बा है, ये मान लो किसी एक ऐसा मसाला है जिसका एक डिब्बा है, उस मसाले के डिब्बे का कुछ नाम यहाँ पे है, इससे बोल देते हैं ए आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल। इसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर है, मतलब क्या मसाले के नाम, क्या मसाले का नाम है, क्या स्टोर है, वो हमारे क्या होता है, डाटा होता है। और इसका एड्रेस क्या है, ये। तो जिस तरह से किचन पे आप लोगों ने एक रो पे देखा होगा कुछ ऐसे सामान रखे रहते हैं, वैसे सेम में प्रोग्रामिंग के टर्म में समझे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसे हम वेरिएबल बोल देते हैं, ये फिर आइडेंटिफायर बोल देते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया, और ये हमारा क्या है, एड्रेस हो गया। सिंपल है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आप किचन के माध्यम से इसे रिलेट कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। सिंपल है। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया कि डेटा वेरिएबल और एड्रेस क्या होते हैं प्रोग्रामिंग टर्म के अंदर। यहाँ पे और भी ऐसे समझ सकते हैं आप, मूवी हॉल। अब मान लो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जब नाम ही ना हमें पता हो किसी सीट का, जैसे मूवी हॉल पे गए, गदर 2 का माहौल चल रहा है इस टाइम पे, तो गदर 2 आप लोग देखने गए, और गदर 2 देखने के लिए वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे टिकट नंबर पे कुछ लिखा है कि इस रो का नंबर क्या है, जैसे R1 पे यहाँ पे लिखा है 11, 12, 13, ये लिखा है R2, 14, 15, 16, ये सारी क्या सीट रखी हुई है। सिंपल है ना। तो वहाँ पे टिकट पे लिखा होता है कि ये R1 है, R1 पे आपकी 11 सीट है, या फिर 12 नंबर की सीट है, या फिर R2 है, उसमें 15 नंबर की सीट है। ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा भाई कि तुम पहले सीढ़ी चढ़ो, गेट खोलो, सीढ़ी चढ़ो, राइट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, फिर राइट मुड़ो, फिर अंदर जाओ, फिर उस रो पे अंदर चले जाओ, तीसरे नंबर की जो चौथी नंबर की सीट होगी उसमें जाकर बैठ जाओ। इस तरह तो कन्फ्यूज हो गए। और कन्फ्यूजन का मतलब क्या है कि मतलब किसी दूसरे सीट में बैठ गए, और दूसरे सीट में बैठ गए तो फिर दिक्कत ही है, बीच में उठना ही है। तो सिंपल कुछ
पर्टिकुलर हर एक चीज़ का आपको नाम बताया जाता है, जिस तरह से अदर जगह पे सेम वैसे ही आपको प्रोग्राम के अंदर भी उसका एक नाम डिफाइन करना होगा, एड्रेस होगा पर्टिकुलर जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। सेम यहाँ पे मूवी हॉल है, यहाँ पे R1 हो गया, मान लो यहाँ पे G1 हो गया, यहाँ पे क्या S1 हो गया, सबका अपना अलग अलग यहाँ पे एड्रेस है और यहाँ पे इनका नंबर दिए हुए हैं, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आप जाके बैठ जाते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे हमारा प्रोग्राम के अंदर भी होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, उसके अंदर जो डाटा रहता है वो क्या होता है और एड्रेस क्या होता है। तो हर एक चीज़ का अपना एक एड्रेस होता है, हमारा भी एड्रेस, आपका भी एड्रेस, आपका भी नाम, हमारा भी नाम, सबका एक समान नाम है ना, एक समान नाम है, सबका अलग अलग नाम। सिंपल है। अब यहाँ पे मैं आपको डाटा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल में डाटा क्या है। मैंने आपको भी बताया कि डाटा जो एक जिसके बारे में भी हर एक चीज़ यहाँ पे डाटा, इमेज है चाहे सॉन्ग है, जो कुछ भी हमें यहाँ पे दिख रहा है हर एक चीज़ क्या है वो डाटा है। कुछ भी चीज़, जो चीज़ दिख रही है, इमेज, ये आसमां, ये सड़कें, ये सब क्या है हमारा डाटा। एक नाम अगर देख लें, नाम का रख लें, सब कुछ हमारे लिए क्या है डाटा। अब इनके बारे में पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है, रियल में क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे डाटा की अगर बात करें तो डाटा के एग्जाम्पल है कुछ। आप लोग वेबसाइट कुछ सर्च करें, मान लो gtechpoly.com, यहाँ पे आप लोगों ने वेबसाइट सर्च किया, तो यहाँ पे इस डाटा का फॉर्म देखो, ये क्या है, टेक्स्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में। अब गूगल मैप है, गूगल मैप में आपको पता है कि यहाँ पे सोर्स जो डालते हैं वो भी टेक्स्ट के फॉर्म में ही डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो एटीएम है, क्या यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में डालते हैं, नहीं जी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर के फॉर्म में या पिन इंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा डाटा है वो मल्टीपल टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर के भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर इमेज के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग किस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है मल्टीपल टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो। अब नंबर में भी अलग अलग टाइप है, नंबर में भी अलग अलग टाइप है, चाहे पॉइंट वाली वैल्यू हो चाहे नॉन पॉइंटेबल वैल्यू हो। यहाँ पे जो हमारा डाटा है, यहाँ पे बेसिकली तो दो तरह से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे डाटा मल्टीपल टाइप का हो सकता है। बस यहाँ पे मैंने दो फॉर्म आपको बताने की कोशिश की, पहले न्यूमेरिकल, दूसरा होता है टेक्स्ट। न्यूमेरिकल के अंदर भी दो तरह के हमारे डाटा हो सकते हैं। पहले क्या है, नंबर विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल मतलब 3, 4, 5, 6, मतलब इसमें पॉइंट वाली वैल्यू कोई नहीं होगी। और दूसरा नंबर क्या है, 4.0, 3.8, 4.8, 42.1, कुछ इस तरह से, मतलब पॉइंट टेबल वैल्यू। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर वाला डाटा है वो दो तरह से हो सकता है, पॉइंट वाली वैल्यू, और दूसरे क्या है, नॉन पॉइंटेबल वैल्यू। और टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से हो सकता है, ईमेल एड्रेस, नेम, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे डाटा हमारा टू फॉर्म में हम समझ रहे हैं, पहला क्या है न्यूमेरिकल और दूसरा क्या होगा टेक्स्ट। न्यूमेरिकल भी हमारा दो तरह से हो सकता है, पॉइंटेबल वैल्यू, और दूसरा क्या है नॉन पॉइंटेबल वैल्यू। और टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरह से। और डाटा हमारा जरूरी नहीं कि दो ही टाइप का है, मैंने आपको बताया डाटा हमारा मल्टीपल टाइप का हो सकता है, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ हमारा डाटा है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, केवल दो चीज़ों को ही लिया है, न्यूमेरिक और क्या है टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने नंबर आपको बताया, तो नंबर हमारा अभी तक हमने देखा कि पॉइंट वाली वैल्यू भी हो सकते हैं और नॉन पॉइंटेबल वैल्यू हो सकती हैं। लेकिन नंबर तो हमारे और भी होते हैं, कौन, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी। सेम यहाँ से भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि प्लस वाला भी नंबर हमारा हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉइंट वाली वैल्यू हो सकते हैं, माइनस वाले, और ये 3.14। तो हमारे नंबर क्या होते हैं, प्लस में, माइनस में, पॉइंट में, नॉन पॉइंटेबल, ये हमारे क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं अपने प्रोग्राम में जो भी हम यूज करेंगे। और यहाँ पर टेस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रोहन, रोहन पे देखें कितने सिंबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने सिंबल हो गए, 5। समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे सिंबल को डिनोट करने के लिए अलग हमारा डेटा टाइप होता है, इन सब को नंबर को डिनोट करने के लिए अलग डेटा टाइप होता है। मतलब इन डेटा का टाइप बताने के लिए जिस चीज़ का यूज होता है उसे हम बोल देते हैं डेटा टाइप। जिस नाम का यूज होता है ना, उसे क्या बोल देते हैं हम, डेटा टाइप। मतलब इनका क्या टाइप है। ये हमारा जो 11 लिखा है, ये किस टाइप का डेटा है, 11.2 लिखा है, किस टाइप का डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे जो रोहन लिखा हुआ है, ये किस टाइप का डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे केवल R लिखा हुआ है, ये किस टाइप का डेटा है। तो ये किस टाइप का डेटा है, या फिर इन्हें मतलब इनका टाइप डिफाइन करना है, तो जिसके थ्रू हम टाइप डिफाइन करते हैं उसे क्या बोल देते हैं, डेटा टाइप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डेटा टाइप। तो मतलब जो अभी तक हम लिख रहे थे यहाँ पे, जैसे कि इंटीजर हमारा हो गया, डेटा टाइप हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, टेक्स्ट जो भी हमारा लगे, तो मतलब अभी तक जो यहाँ पे हम लिख रहे थे, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जो यहाँ पे हम लिख रहे थे a = 12,
तो अभी तक तो ये हमारा था, लेकिन अब हमारा क्या हो चुका है, ये रॉन्ग हो चुका है। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना होगा, इसका टाइप डिफाइन करना होगा। तो मतलब a इक्वल टू जो हम 12 लिखे हैं, इसके पहले हमें क्या लिखना होगा, डेटा टाइप। समझ पा रहे हैं ना, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लिखेगा। तो अभी तक ये हमारा क्या था, अधूरा था। हमें क्या करना होगा, डेटा को टाइप बताना होगा। किसे बताना होगा, डेटा का टाइप हमें बताना होगा कंपाइलर के लिए। अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारे प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसलिए किस तरह का हम डेटा अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, उसका टाइप बताना होगा। उसे क्या बोल देते हैं हम, डेटा टाइप, जो इससे पहले यूज होता है। समझ पा रहे हो ना, उससे क्या बोल देते हैं हम, डेटा टाइप बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसे थोड़ा सा डिस्कस जानबूझ के यहाँ पे रखा हूँ मैंने। यहाँ पे जब भी आप कीबोर्ड से कुछ इंटर करोगे, कीबोर्ड से कुछ भी इंटर करते हो, तो प्रोग्राम में किस तरह से वो पहुँचता है। आपने यहाँ पे नंबर इंटर किया a इक्वल टू 12, लेकिन प्रोग्राम में किस तरह से पहुंचा, प्रोग्राम उसे किस तरह से यूज कर रहा है, वो 0 और 1 के फॉर्म में यूज कर रहा है। आपने यहाँ से एक कुछ ABCD प्रेस कर दिया, ये गया किस फॉर्म में पहुंचा, 0 1 0 1, कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे पहुंचा। समझ पा रहे हो ना, सॉरी। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, नाउ व्हाट एवर वी इंटर फ्रॉम कीबोर्ड इन व्हाट फॉर्म विल इट रीच द प्रोग्राम, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। मतलब जो कुछ भी आप यहाँ से इंटर करोगे, वो 0 and 1 के फॉर्म में ही आगे जाके अंदर पहुंचेगा। प्रोग्राम उसे 0 and 1 के फॉर्म में उसे समझेगा। ये देखो, कीबोर्ड से आप लोगों ने इंटर किया a, प्रोग्राम ने समझा 0 and 1, लेकिन इन सब का जो 0 1 1 है, मतलब जो बाइनरी नंबर है, इसका भी अपना एक नंबर होता है, इसका भी एक फॉर्म होता है। तो मान लो किसी एक डिजिट का ये क्या होता है, बाइनरी फॉर्म होता है, मतलब एक डेसिमल फॉर्म का बाइनरी फॉर्म होता है। समझ पा रहे हैं ना, तो इसका भी अपना एक फॉर्म है ये। अब यहाँ पे प्रोग्राम किसे यूज करे, समझ पा रहे हो ना, किसे यूज करे, या फिर किस तरह से यूज करें, वो हमें पहले ही बताना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या है, किस टाइप का हमारा डाटा है, ये 65 किस तरह का हमारा डाटा है, या फिर ये हमारा किस तरह का डाटा है। तो इसे किस तरह से यूज करें, और उसे हमें बताना होगा कि किस तरह से कौन सा हमारा डाटा है। इससे बोल देते हैं हम डेटा टाइप। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि अभी तक क्या है, ए इक्वल टू जो हमारा 12 ले रहे थे यहाँ पे, लेकिन क्या हमारा क्या है, गलत। हमें प्रोग्राम को समझाने के लिए यहाँ पे उसे बताना होगा कि किसे आपको यूज करना है, जो हमारा डेटा का टाइप है, किस तरह का टाइप है, तो उसे हमें पहले बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले ये यहाँ पे लिखा है इंट, मतलब क्या है, ये हमारा डेटा टाइप। समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका डेटा टाइप हो गया। और नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे जो भी हमारा नंबर है, ये क्या है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पे दशमलव लगा के 0 कर देते तो क्या होगा, दशमलव डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हमारा, ये विदाउट डेसिमल पॉइंट है। तो ये हमारा क्या होगा, डेटा टाइप। ये जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पहले क्या है, डेटा टाइप। तो यहाँ पे जो हमारा इंट है, वो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डेटा टाइप हो गया। समझ पा रहे हैं ना। और डेटा टाइप, इस इंट के डेटा टाइप के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, नॉन पॉइंटेबल। कौन सी वैल्यू, नॉन पॉइंटेबल। अब यहाँ पे वही चीज़ हमारी ये आ गए, आइडेंटिफायर हो गया, जो होगा डेटा, ये हो गया एड्रेस। सेम ऐसे जिस तरह से इंट है, वैसे यहाँ पे फ्लोट का होगा। फ्लोट का मतलब क्या होता है, उसमें पॉइंट वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ 12 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 12.3। आइडेंटिफायर वही है। और यहाँ पे हमारा डाटा में थोड़ा सा चेंज हो गया, माइनर सा चेंज, पॉइंटेबल वैल्यू आ गई। पॉइंटेबल वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या, डेटा का टाइप भी बदल गया। डेटा का टाइप वहाँ पे क्या था, इंट था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोट हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जितने भी हमारे यहाँ पे डेटा यूज हो रहे हैं, उनका टाइप डिपेंड करता है, टाइप मैटर करता है कि किस तरह से हम डेटा, कौन सा डाटा हम यूज कर रहे हैं, उसका टाइप हमें पहले ही बताना पड़ेगा कंपाइलर को, तभी आगे जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। समझ पा रहे हो ना। तो ये क्या, नंबर विद डेसिमल पॉइंट। तो अब यहाँ पे अगर बताऊं कि मैं आपको कि कौन कौन सी वैल्यू के लिए कौन कौन सा उसका डेटा टाइप होता है, तो बस आपको यहाँ पे नोट करना है उसे और समझ लेना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास फिनिश करेंगे आज की। तो सबसे पहले, अगर पॉइंट में वैल्यू नहीं है, ऐसे कुछ वैल्यू 1 2 3 4 पॉइंटेबल वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा डेटा क्या होता है, ये इंट टाइप का डेटा होता है। कौन सा, इंट, मतलब इसका
फॉर्म में अगर देखें तो इंटीजर, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ हो गया पॉइंटेबल वैल्यू 1.2, 3.0, 4.5, 51.2, ये क्या हो गए फ्लोट। जब भी आप इस तरह से कुछ वेरिएबल यूज करोगे, मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया 1.2, यहाँ पे पॉइंटेबल वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंटेबल वैल्यू है तो यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, फ्लोट। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉइंटेबल वैल्यू है तो वहाँ पे उसमें डेटा टाइप में क्या होगा, फ्लोट यूज होगा। नॉन पॉइंटेबल वैल्यू है तो आप इंटीजर होगा। अब यहाँ पे गलती से आपका जो हमारा डाटा हो गया, ये हमारा पहला नंबर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ पे अगर बोल दें तो यहाँ पे मान लो हमारा क्या होगा, कैरेक्टर, एक नॉर्मल सिंबल, जैसे आपको पिछले स्लाइड में लिखा था रोहन, तो वहाँ पे एक उसका पर्टिकुलर एक जैसे रोहन, मैं ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो अलग अलग सिंबल हैं, कितने सिंबल थे, 5 इसमें सिंबल थे। तो मान लो केवल मुझे एक ही नाम को डिफाइन करना है, तो अब मान लो आर को ही लेना है, तो आपको एक सिंगल कोट या डबल कोट से मुझसे रखना होगा। समझ पा रहे हो ना। तो कुछ इस तरह से अगर हमारा डाटा हो गया ए कॉमा बी, कुछ इस तरह से, तो इसके लिए हमें क्या यूज होता है डेटा टाइप, वो जो होता है कैर, इसे बोलते हैं कैरेक्टर, शॉर्ट में इसे कैर बोल देते हैं, और यहाँ पे इसे फुल फॉर्म क्या है इसका, कैरेक्टर, ठीक है ना। ये हो गया कैरेक्टर। कुछ इस तरह से अगर डिफाइन हो रहे हो तो उसके पहले आपको कैर डेटा टाइप का यूज करना होगा। अगर यहाँ पे इन सबका कलेक्शन हो जाता है तो मान लो पूरा पूरा रोहन आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे ओवरव्यू आपको दिया है, इसके आने वाले क्लास में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इंटीजर क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, शॉर्ट इंट क्या होता है। सो इंट भी हमारे मल्टीपल टाइप के होंगे, फ्लोट वाली फ्लोटिंग भी हमारे मल्टीपल टाइप के होंगे। तो इन सबका अपना एक मल्टीपल टाइप है, किस तरह से इसमें कितनी रेंज की वैल्यू स्टोर होगी, वो सारी चीज़ें हम अपने आने वाले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंट क्या होता है, कैर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कौन से डेटा पे कौन से डेटा टाइप का यूज होगा, और भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। और वीडियो लेक्चर कैसे लगा, कौन सा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।